नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो बात की जाए, निरंतर राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के तहत बात की जाए तो राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जीवन पद्धति का हिस्सा राजपूतों की अगर बात की जाए, जब राजपूत शासक रहते तो उनकी जीवन पद्धति का हिस्सा उनके रीति रिवाज व परंपराएं होते हैं। और उन्हीं रीति रिवाजों के क्रम में आज जिस रीति रिवाज की हम बात करने वाले हैं, सगाई और विवाह से संबंधित किस तरीके के रीति रिवाजों का निर्वहन राजपूतों के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान समय में बात की जाए तो उन्हीं जो रीति रिवाजों का निर्वहन जो बाकी सभी जाति के लोगों के द्वारा अगर हिंदू समाज में बात की जाए तो किया जाता है, उससे मिलते जुलते रीति रिवाज है। हम देखते हैं कि राजपूत शासकों के द्वारा, जैसे हम इनकी जीवन पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनके जो त्यौहार मनाने के जो तरीके हैं और अन्य जो किसी तरीके की बात की जाए तो रीति रिवाज है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर पिछली क्लास में ही बात की जाए तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि राजपूतों के जो राजपूत शासकों के बात की जाए राज्यारोहण का तरीका, यानी कि जब कोई शासक है जो जिसकी मृत्यु हो जाती राजा या महाराजा की, उसके पश्चात जो उसका उत्तराधिकारी जो होता था उसका वह सिंहासन पर बैठता था। मूलतः देखते हैं कि ज़्यादातर उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र को ही माना जाता है और जो वैधानिक रूप से जो उत्तराधिकारी होता है वह जो राजा होता है उसका या सामंत होता है उसका सबसे बड़ा पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र होता है, वही उसका उत्तराधिकारी माना जाता है। तो उसके सिंहासन पर बैठने का जो जिस तरीके से उत्सव मनाया जाता था, उस समारोह का आयोजन किया जाता था, उसके बारे में हमने कल की क्लास में बात की थी। आज जीवन पद्धति का हिस्सा उनके द्वारा जो राजपूत शासकों के समय में बात की जाए किस तरीके से सगाई से संबंधित रीति रिवाज थे और परंपराएं थी, उसके अलावा विवाह से संबंधित कौन कौन से रीति रिवाज थे, उनके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो आज बात कर रहे हैं हम सगाई। तो सगाई अगर बात की जाए, विवाह से पूर्व जो सगाई को आप भली भांति समझते हैं आप विद्यार्थी, अगर बात की जाए ये साधारण भाषा में जो इसमें कोई ज़्यादा अगर बात की जाए जटिलता आपको समझने में भी नहीं आई। ये जो अगर बात की जाए हम जो जीवन पद्धति के बारे में जो इनके रीति रिवाज परंपराएं पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तुम देखो कि राजस्थान की जो कला संस्कृति होती है प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है, उन्हीं का ये भाग होते हैं। अब सगाई को लेकर किस तरीके की रस्मों का जो निर्वहन किया, किस तरह की रस्में जो निभाई जाती है और विवाह से संबंधित कौन कौन सी रस्में होती है, आज भी जो हमारे समाज में वो रस्में हमें मिलती जुलती दिखाई देती है। मूलतः वही रस्में हैं जो हमें राजपूत काल के दौरान जो राजपूत परिवारों में भी देखने को मिलती है। राजपूत शासक अगर राजतंत्र की बात की जाए तो सगाई से संबंधित अगर बात की जाए, विवाह जो रस्म है जो अगर बात की जाए हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार है जिनको महत्वपूर्ण माना गया, उन 16 संस्कारों का जो महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, विवाह भी एक महत्वपूर्ण भाग है। जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार पूर्ण होते हैं, उनमें से जो उन संस्कारों का एक भाग कौन सा है, विवाह भी उनका भाग है। संस्कारों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। 16 संस्कार है जो गर्भाधान से लेकर जो अंत्येष्टि तक किए जाते हैं, जो बच्चा पैदा होने से लेकर जो मृत्यु तक जो 16 संस्कार किए जाते हैं व्यक्ति के जीवन में, तो उन्हीं में से एक विवाह जो 16 संस्कारों का हिस्सा है। अब सगाई क्या है? सगाई ये विवाह के लिए किसी के साथ जो किसी के सामने जो प्रस्ताव भेजना ही क्या कहलाता है, सगाई कहलाता है। अब सगाई की अगर बात की जाए तो सगाई के लिए नारियल भेजने की प्रथा हमें देखने को मिलती है। आज भी तुम देखोगे समाज में जो सगाई है जो एक विवाह का हिस्सा है और विवाह से पूर्व पहले सगाई की जाती है। आजकल सगाई के अलग अलग ट्रेंड हमें देखने को मिलते हैं। आजकल तो लड़का लड़की जो आपस में मिलकर जो क्या करते हैं, सगाई करते हैं। तो कई तरह के जो समय के साथ जो परिवर्तित होते जाती है रस्में अगर बात की जाए, उस समय की हमें जो रस्म की बात की जाए तो उस समय जो राजपूत शासकों में जो सगाई से संबंधित हमें रस्म देखने को मिलती है, तो उसमें महत्वपूर्ण रस्म सगाई करने से पूर्व कन्या पक्ष के द्वारा जो कोई लड़की होती तो जो विवाह योग्य सयानी हो जाती, तब उसके माता पिता के द्वारा जो नारियल वर पक्ष के पास भेजा जाता। अब नारियल की बात की जाए तो राजपूत शासकों में जो चांदी से मंडे हुए, सोने से मंडे हुए नारियल भेजे जाते थे। इन नारियलों के साथ में अगर बात की जाए मिठाई वगैरह भेजी जाती थी और उपहार स्वरूप जो उपहार भी इसके साथ भेजे जाते थे। और यहाँ उपहार स्वरूप बात की जाए तो
रत्न जड़ित जो रत्नों से जड़ा हुआ नारियल भी भेजने की प्रथा हमें देखने को मिली। इसके साथ में हाथी घोड़े भी उपहार में भेजे जाते थे। किसी जो कन्या के विवाह का प्रस्ताव, मान लो कि जोधपुर रियासत के शासक है, उनको अपनी कन्या का विवाह उदयपुर रियासत में यानी उदयपुर राजघराने में करना होगा, तो यहाँ से जोधपुर से जो नारियल भेजा जाएगा, कहाँ पे, उदयपुर भेजा जाएगा। तो इस तरीके से जो नारियल भेजा जाता। अब नारियल लेकर कौन जाता था? नारियल लेके तो जो पुरोहित होता था, पंडित होता था, राज पुरोहित होता था, राजा का पंडित होता था, उसको भेजा जाता था। और साथ में जो प्रतिष्ठित सरदारगण होते थे वो भी नारियल लेकर जाते थे। यानी किसी कन्या के विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए इन्हें जो नारियल लेकर भेजा जाता था, और वर पक्ष के द्वारा जो नारियल स्वीकार कर लिया जाता था तो उस रिश्ते को क्या माना जाता था? पक्का माना जाता। इस तरीके से सगाई की परंपरा हमें देखने को मिलती है। लेकिन नारियल की बात की जाए, कभी कभार किसी शासक के द्वारा अगर कोई नारियल स्वीकार नहीं किया जाता था, अगर मान लो जोधपुर के राजा ने उदयपुर के राजा को नारियल भेजा है, अगर जो उदयपुर के राजा के द्वारा उस नारियल को स्वीकार नहीं किया जाता था तो ये जोधपुर के राजा का अपमान समझा जाता था, और इसको लेकर कई बार तो कलह भी हो जाती थी। कई शासकों के द्वारा नारियल को स्वीकार नहीं किया जाता था तो उसमें युद्ध तक की नौबत आ जाती थी, अगर किसी शासक के द्वारा नारियल स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि वर पक्ष का ये क्या माना जाता? अपमान माना जाता था। और जो सगाई एक बार हो जाती थी, अगर ये जो समझौता, एक तरीके से तुम देखो विवाह हेतु समझौता ही क्या कहलाती है? सगाई कहलाती है। सगाई एक बार हो जाती थी तो उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता था। अगर किसी पक्ष के द्वारा सगाई तोड़ी जाती तो उसमें भी युद्ध तक की नौबत यानी कि लड़ाई तक की नौबतें आ जाती थी, अगर बात की जाए तो, ठीक है। और कई बार जो विवाह जो अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए भी किया जाता था। हम देखते हैं कि किसी शासक के द्वारा जो अन्य शासक पे आक्रमण किया जाता है, जो दूसरा शासक पराजित हो जाता है तो उसके द्वारा अपनी पुत्री का विवाह जीते हुए शासक के साथ कर दिया जाता। तो ये तो कई बार जो अगर बात की जाए शासकों में जो शत्रुता निरंतर चलती आ रही है, तो उस शत्रुता को समाप्त करने के लिए भी विवाह को माध्यम माना जाता था। दोनों पक्षों के बीच में जो विवाह संबंध स्थापित करके शत्रुता को समाप्त कर दिया जाता था। राजपूत कालीन समय की अगर बात की जाए तो इस तरीके से जो बात की जाए, सगाई हेतु प्रस्ताव भेजा जाता था नारियल लेकर। जो राज पुरोहित होता था उसे नारियल जो सोने से मढ़ा हुआ नारियल हो, चांदी से मढ़ा हुआ हो या रत्न जड़ित हो, उसके साथ में तुम देखोगे हाथी घोड़े, मिठाइयाँ, सूखा मेवा, ये सारी चीज़ें उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप भेजी जाती थी और इस तरीके से सगाई की जाती थी। अब सगाई अगर जिस पक्ष के द्वारा, वर पक्ष के द्वारा नारियल स्वीकार कर लिया जाता तो उसी वक्त जो ज्योतिष होता था, ज्योतिष यानी पंडित होता था, ज्योतिष के द्वारा विवाह हेतु क्या निकलवाया जाता? शुभ मुहूर्त निकलवाया जाता और उसी के दौरान जो विवाह की तिथि निश्चित की जाती। ज्योतिष अगर बात की जाए तो दोनों पक्षों की तरफ से जो वर और कन्या की कुंडली देखते हुए, ग्रह नक्षत्रों की चाल देखते हुए जो उसके द्वारा क्या कर दिया जाता? विवाह की तिथि निश्चित। आज भी तुम देखोगे अपने समाज के अंदर जो विवाह की तिथि निश्चित किसके द्वारा की जाती? ज्योतिष पंडित के द्वारा। और दोनों पक्षों की जो बात की, वर और कन्या की कुंडली को देखते हुए वही परंपरा हमें देखने को मिलती है। तो ये परंपरा जो हमारे जो प्राचीन समय का ही हिस्सा मानी जाती है। हालांकि कुछ परंपराएं समय के साथ क्या होती चली जाती है? परिवर्तित होती चली जाती है, ठीक है। अगर कभी कभार ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि किसी पक्ष जो किसी वर की सगाई कर दी जाती किसी कन्या की, और अगर वर की मृत्यु हो जाती है विवाह से पूर्व, तो उस समय जो ये प्रावधान था कि उस कन्या का दूसरे पक्ष के पास या दूसरी जगह दूसरे परिवार में जो क्या भेजा जा सकता? नारियल भेजा जा सकता। अगर उसके जिस पक्ष में जिस वर्ष से सगाई की हुई है, अगर उस व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती तो उस मृत्यु के पश्चात दूसरे परिवार में भी नारियल भेज दिया जाता था। लेकिन कभी कभार हमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ पे उन कन्याओं के जिस कन्या की सगाई होगी उस कन्या के द्वारा दूसरा विवाह नहीं किया गया, अगर उसके जिसके साथ सगाई हुई है, जिस वर के साथ उसकी मृत्यु विवाह से पूर्व होगी, तो ये आजीवन क्या रहती थी? कौमार्य व्रत धारण कर लेती, यानी कुंवारी रहती थी। ऐसे उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। अब जो हम बात करते हैं सगाई के पश्चात क्या होता है? विवाह ही होता है। और विवाह हेतु कौन कौन सी रस्मों का जो निर्वहन किया जाता, कौन कौन सी रस्म और परंपराएं निभाई जाती थी, कौन कौन सी रस्में होती थी? तो पहले तो सगाई के पश्चात अगर बात की जाए तो ज्योतिष द्वारा जो शुभ मुहूर्त निकाला जाता है और जो गणेश पूजन करवाया जाता था, और जो अगर बात की जाए हम जिसे लग्न पत्रिका कहते हैं, लगन हम देखते हैं बात
तो विवाह के दौरान हम कहते हैं ना कि लड़की वालों की तरफ से क्या भेजा जाता है, लगन भेजा जाता है, यानी विवाह हेतु तिथि निश्चित कर कर भेजी जाती है। इसके पीछे क्या परंपरा रस्म हमें जो राजपूत शासकों के दौरान देखने को मिलती है कि ज्योतिष के द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त पर गणेश पूजन करके जो एक सफ़ेद कागज़ होता था उसके ऊपर जो रोली होती है ना, जो तिलक लगाने के लिए हम काम में लेते हैं, उसके छींटे लगाकर और उस पर जो विवाह का शुभ मुहूर्त लिखकर वर पक्ष को भेजा जाता था। किसके द्वारा? कन्या पक्ष की तरफ से ये लग्न भिजवाया जाता था किसके द्वारा? कन्या पक्ष के द्वारा। और किसके साथ भिजवाया जाता है? नाई के साथ। आज भी ये परंपरा हमें विवाह का हिस्सा देखने को मिलती है। ये रस्म विवाह के दौरान निभाई जाती है। अब इसमें क्या किया जाता था कि जो ज्योतिष के द्वारा मुहूर्त निकाला गया है, वो उस दिन जो मुहूर्त निकालते गणेश पूजन करते हुए, और जो कागज़ होता था उस पर रोली के छींटे लगाए जाते हैं। रोली के छींटे लगाकर जो विवाह की तिथि निश्चित की जाती है, उस तिथि को लिखते हुए जो वर पक्ष के पास ये लग्न पत्रिका भेजी जाती है। किसके साथ? नाई के साथ कन्या पक्ष के द्वारा भेजी जाती है। और इसी दिन ही जो बात की जाए, जो कुमकुम पत्री हम कहते हैं ना, कुमकुम पत्री होती है, जो निमंत्रण पत्र होता है विवाह है, तो हम जो कार्ड छपवाते हैं ना, वो अगर पहले के समय में बात की जाए सिर्फ कुमकुम के छींटे लगाकर ही जो विवाह का निमंत्रण भिजवाया जाता था। अभी तो तुम देखोगे ऐसे आधुनिकता के ज़माने में किस तरीके से जो सुंदर सुंदर निमंत्रण पत्र छपवाए जाते हैं। तो उसी दौरान जो इस तरीके से निमंत्रण पत्र छपवाकर जो ये लग्न भेजने के पश्चात बाकी जो अन्य अपने रिश्तेदार होते थे उनके वहाँ जो क्या भेजा जाता है, विवाह है तो निमंत्रण। अब विवाह के लिए निमंत्रण सबसे पहले किसे भेजा जाता है? विवाह के दौरान आप भी देखते हो, विवाह है तो सबसे पहले निमंत्रण किसके पास भेजा जाएगा? जो गणेश जी। किसके पास? जो गणेश जी के पास। हम देखते हैं ना, सवाई माधोपुर है जो अपने हैं रणथंबोर के गणेश जी है, वहाँ पे जो हर विवाह के दौरान जो कुमकुम पत्री डाक के द्वारा क्या कर दी जाती है, लगा दी जाती है। तो इस तरीके से ये सगाई का समारोह संपन्न होता है और उसके पश्चात विवाह की तैयारियां होती है। और विवाह में बात की जाए तो किस तरीके की रस्मों का जो निर्वहन किया जाता है। और विवाह के दौरान हम देखेंगे कि पहले जो 8 दिन पूर्व ही जो बांध बैठा दिया जाता है, और उसके पश्चात बात की जाए तो विवाह की तैयारियों, हल्दी उपटन का जो चंदन का लेप जो वर और वधू के लगाया जाता है। इस तरीके से जो ये सगाई की रस्में पूर्ण होने के पश्चात विवाह की रस्में शुरू हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो सगाई से संबंधित राजपूत काल के दौरान जो रस्में रहती हैं, उन रस्मों के बारे में हमने बात किया, किस तरीके से उन रस्मों का जो निर्वहन किया जाता था, उन रस्मों को निभाया जाता। सगाई से संबंधित हम देखते हैं नारियल भेजने की जो परंपरा और रस्म रहती है, आज भी जो हमारे समाज का हिस्सा ये रस्म रहती है। और उसी दौरान जो सगाई के लिए जो विवाह दोनों पक्ष की तरफ से जो वर वधू का क्या किया जाता, चयन किया जाता था। हम देखते हैं कि उस वक्त जो वधू के पक्ष के द्वारा ही जो वर हेतु नारियल भेजा जाता था। और ये किसके साथ भिजवाया जाता था? पुरोहित होता था, जो राजपुरोहित होता उसके साथ भिजवाया जाता था। और इसके साथ ही जो उनके बीच में क्या है, विवाह संबंध स्थापित होता था। और इस तरीके से विवाह हेतु जो अगर बात की जाए सगाई कर दी जाती है। सगाई के पश्चात विवाह की जो परंपराओं का निर्वहन, आज हमने सगाई की परंपराओं के बारे में, निर्वहन जो सगाई की जो रस्में होती है वो किस तरीके से निभाई जाती है उनके बारे में बात की है। और कल की क्लास में हम बात करेंगे विवाह हेतु कौन कौन सी रस्मों को निभाया जाता था और कौन कौन सी रस्में और परंपराएं हमें रीति रिवाज विवाह से संबंधित देखने को मिलते हैं। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वह भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।